नमक का दरोगा। तो कल आप लोगों ने इस कहानी को सुना, कल मैंने आपको स्पष्ट किया था नमक एक पहले के समय में इलीगल चीज थी, साधारणतः नहीं लेता था। गांधी जी ने भी नमक के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसी समय पर क्योंकि अंग्रेजों ने नमक को असाधारण वस्तु मान करके निषेध कर दिया था लोगों के बीच में। नमक की मतलब हम नदियों से नमक नहीं निकाल सकते, तब उस समय पर नमक नामक आंदोलन गांधी जी ने किया था। इसी आंदोलन के समय पर ही जब यह था तब उस समय पर जो नमक के दरोगा थे, कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया कहानी में कि जो वंशीधर दरोगा वंशीधर थे, मुंशी वंशीधर जो थे वह दरोगा बने थे और जो मतलब वह नदी के किनारे रहा करते थे। एक दरोगा की बहुत अच्छी पोस्ट हुआ करती थी, तो वह जो मतलब इलीगल चीज जो नमक है उसके लिए लोग प्रयास करते थे और प्रयास क्या करते थे, उसको किसी भी प्रकार से पाने के लिए प्रयास। जैसे आजकल हमारे यहाँ यह कोयलांचल क्षेत्र कहलाता है, तो जो कोयलांचल क्षेत्र में जैसे कोयला इलीगल है, जब तक बिना अनुमति के कोयला नहीं ले आया जा सकता, ठीक उसी प्रकार पहले नमक था कि बिना अनुमति के यह सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्तियों पर हमारा बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है, ऐसी घोषणा कर दी। तो यही बात उस समय पर थी, तो उसके लिए जो नमक के जो दरोगा नियुक्त किए जाते थे, तो दरोगा नियुक्त किया था, उनका नाम था मुंशी वंशीधर। और जो नमक की हेराफेरी किया करते थे या नमक को मतलब गलत तरीके से निकालते थे, कुछ जैसे अपने यहाँ कुछ लोग हैं जो 1 नंबर का कोयला 2 नंबर का कोयला ऐसे करके यूज करते हैं, तो ऐसे ही पहले नमक भी हुआ करता था, बिना परमिशन के नमक का कारोबार चलता था। तो उस मतलब कारोबार को करने वाले थे पंडित आलोपीनाथ, पंडित आलोपी दीन जी, आलोपी दीन, और दरोगा थे मुंशी वंशीधर। कल की कहानी में आप लोगों ने सुना कि कितना संघर्ष हुआ, क्या क्या हुआ नमक के लिए। दरोगा थे और रात्रि में बहुत सारी गाड़ियों में, क्योंकि पहले तो बैलगाड़ी चलती थी और बैलगाड़ियों में बहुत सारे नमक के बोरे लाद करके ले जा रहे थे। तो दरोगा जी को आवाज़ सुनाई दी और दरोगा जी उठ करके गए, जा करके देखे तो बहुत सारे नमक को लोड करके ले जा रहे थे गाड़ी में। तो गाड़ियों को रोक लिया गया, गाड़ी को नहीं जाने दिया। किसने रोक लिया? मुंशी वंशीधर ने रोक लिया और गाड़ी को जाने नहीं दिया। तो बाद में भी पंडित आलोपी दीन को आना पड़ा और आलोपी दीन जी आए और आलोपी दीन जी को जाकर के बुला करके लाया गया और आलोपी दीन जी ने आकर के निवेदन किया कि सरकार, मैं तो आपके पास खुद आने वाला था, आपने मेरी गाड़ी को क्यों रोका? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं देवता को चढ़ावा न चढ़ाता। तो कुछ ना कुछ अवश्य ही मतलब करते। इस प्रकार से वह जो है सारी बातें हुई, लेकिन विशेषता क्या थी? मुंशी वंशीधर ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुंशी वंशीधर जो थे वह क्या करते थे कि मतलब मना कर दिया था उन्होंने रिश्वत लेने के लिए कि मैं रिश्वत किसी स्थिति में नहीं लूंगा। तो अब रिश्वत लेने के लिए जब उन्होंने मना कर दिया, तब उसके बाद उन्होंने वकील को और जज को, जब उनको अदालत में ले गया गया, जब उनका फैसला होने लगा, तो उन्होंने वकील को और जज को और सबको, जितने लोग थे उनको सबको घूस खिला दिया और सभी लोग खूब पैसे खा लिए। और अंतिम में सबूत न होने के कारण से इनको पंडित आलोपी दीन को रिहा कर दिया गया और दरोगा जी से एक नोटिस निकली कि आप बिना सबूत के किसी को भी यहाँ लेकर के न आए। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर बात थोड़ी सी असमंजस की आती है कि क्या असत्य की विजय हो गई? नहीं, असत्य की विजय नहीं।
अभी तो यहाँ पर दिखाया गया कि संसार में ऐसा भी होता है, इस कहानी के माध्यम से यही बताया। लेकिन उसमें भी व्यक्ति जो सत्यवान होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो कभी हिम्मत नहीं हारता। तो यहाँ पर यह बात भी बताने का प्रयास किया गया है कि जो अच्छा होता है, जो हिम्मती होता है, जो सत्यवादी होता है, वह हिम्मत नहीं हारता और पूरी हिम्मत के साथ कार्य को करता है। पंडित आलोकी जी के इस कार्य के बाद, एक हफ्ते के बाद, जो ईमानदार होता है उसे दुनिया निकालना चाहती है, अपने पास से दूर करना चाहती है और कुछ दिनों बाद फिर दरोगा जी को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में फिर पंडित आलोकी दीन आए हैं और आलोकी दीन आकर के उनको अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर बना दिया। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास की, मैं आपको एक पूरा रिवीजन कर रहा था, आज मैं पुनः आपको एक अभ्यास की बात करूं कि अभ्यास में क्या है। देखिए पहला प्रश्न है आपका, कहानी का कौन सा पात्र, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो देखिए बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये भी प्रभावित करते होंगे, लेकिन कहानी का सार जो है वो कहता है कि हमको प्रभावित ये करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सत्यता, कर्मनिष्ठता, इसको देख करके मुंशी वंशीधर इतने बड़े दरोगा थे, चाहते तो कितना न कमा लेते, लेकिन इनकी सत्यनिष्ठा ने हमको प्रभावित किया और मुंशी वंशीधर हमको बहुत प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सत्यता, उनके कर्मठता हमारे जीवन में महत्व रखती है और उनसे हमको कुछ शिक्षा मिलती है। आदमी के लिए हीरो कौन होता है? जिसकी वो नकल करना चाहते हैं। हीरो वो होता है जो मतलब अपने कलाओं से और अपने कारनामों से, जो हर जगह प्रचार प्रसार जिसका होता है। तो यह इस कथा के नायक थे मुंशी वंशीधर, और नायक हमेशा प्रभावित ही करता है। तो इनकी सत्यता, कर्मनिष्ठता हमको प्रभावित करती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, आप सभी लोग, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट करूंगा और आप सभी लोग आगे पढ़ेंगे और पढ़ करके फिर खूब अच्छे से इसको और भी अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह जो नमक का दरोगा कहानी है, कहानी में पंडित आलोकी दीन के व्यक्तित्व के कौन कौन से दो पक्ष उभर कर सामने आते हैं। एक पक्ष नहीं, दो पक्ष कौन कौन से, एक पक्ष तो था ही जो था, लेकिन दो पक्ष कौन कौन से आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि पंडित आलोकी दीन जो थे वह एक तो भाई देखिए गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा था, गलत तरीके से व्यापार कर रहे थे, इसलिए गलत तो था ही, लेकिन दूसरा एक पहलू यह भी था, दूसरा एक पक्ष यह भी था कि वह दयावान थे और दयालु थे और इन्होंने मुंशी वंशीधर का परीक्षण करके यह सत्यवादी है, यह अच्छा है, ईमानदार है, दोबारा हमको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने अपने यहाँ इसको मैनेजर बना लिया था। तो इनका दो व्यक्तित्व जो है उभर करके आता है कि एक तो पहले ब्लैक तरीके से इन्होंने कार्य किया और दूसरा फिर दरोगा का जब पद छूट गया तो उसे मना करके और उसकी सत्यता को कायम रखने के लिए और उन्होंने अपने पूरी संपत्ति का इसे मैनेजर बना दिया। तो ये दो पहलू हैं जो स्पष्ट होते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज के की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों में से संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। जैसे कौन कौन हो गया, ये मुंशी वंशीधर। तो मुंशी वंशीधर किस क्या उजागर करते हैं, ये तो आपको सबको मालूम है कि इनकी सत्यता, इनकी ईमानदारी और हमको ईमानदार रहना चाहिए, सत्यता से रहना चाहिए, यह इनके जो है यह तत्व उजागर करते हैं। वकील क्या उजागर करते हैं, वकील वह उजागर करते हैं कि इन्होंने देखिए इस कहानी में ये घूस लिए और घूस लेकर के इन्होंने सच को भी झूठ बना दिया। तो माने सच को भी झूठ बना देते हैं वकील। इस प्रकार का समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो झूठ के लिए भी लड़ते हैं, यह समाज को उजागर होता है। और
अपने किताब से ढूंढेंगे और ये देखकर जो चीज आपको समझ में नहीं आती है मैं आपको और बताऊंगा। लेकिन इस समाज की भीड़ में, शहर की भीड़ में कुछ पंडित आलोपी जैसे लोग भी होते हैं और कुछ मुंशी वंशीधर जैसे लोग भी होते हैं। तो इस प्रकार का जो है इस कहानी से ऐसे ऐसे व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित पंक्ति में एक ये बहुत छोटी सी बात कही गई है, नौकरी के ओहदे को ध्यान मत देना, यह तो पीर है, पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक न एक दिन दिखाई नहीं देता। मतलब पूर्णमासी का चांद मतलब जैसे पूर्णिमा के एक दिन दिखाई देता है, एक ही दिन पूर्णिमा का चांद है, मतलब एक दिन दिखाई देता है फिर धीरे धीरे घटता चला जाता है। यह वेतन की स्थिति है और ये पूर्णिमा का चांद है, यह पूर्णिमा का चांद है जो दिखाई नहीं देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे वृद्धि उसमें नहीं होती। ऊपरी आमदनी से ईश्वर देता है, इससे आदमी की बरकत होती है। तो तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। इस प्रकार की बातें ये कौन कहता है, ये कथन है उनके पिता का। उनके पिता ने उनसे कहा कि देखो वेतन जो होता है यह पूर्णिमा का चांद माने एक दिन ही पूरा दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है और अंत में ऐसी स्थिति आती है कि वेतन समाप्त हो जाता है। और जो मतलब ये बात उनके पिता उनसे कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो ऐसी नौकरी की तलाश करना जो कुछ ऊपर की आमदनी दे। ये तो घट के खत्म हो जाता है, लेकिन जो ऊपर की आमदनी वाली जो नौकरी होती है उसमें हमेशा प्यास बुझती रहती है। वेतन तो मनुष्य देता है लेकिन ऊपर की आमदनी ईश्वर देता है। इस प्रकार की बात जो इनके पिता इनसे कह रहे हैं और कहते हैं कि ऊपर की आमदनी व्यक्ति को बढ़ाता है। तो देखिए मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा, क्योंकि खत्म हो जाता है, इसलिए इसको पूर्णिमा का चांद कहा। तो क्या आप उसके पिता के वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने गलत सीखी। ऊपर की आमदनी कोई भी पिता चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपना चाहे भले गलत हो लेकिन पुत्र को अच्छी ही शिक्षा देने का प्रयास करता है। तो हमेशा पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, कभी भी गलत न करना, कभी भी रिश्वत न लेना, कभी इस प्रकार की बातों को सिखाना चाहिए। लेकिन पिता इनको गलत मार्गदर्शन करा रहे हैं, इसलिए हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। आइए अब हम लोग 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। नमक का दरोगा कहानी के स्वयं के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अब जैसे ये तो दो शीर्षक है ही, और लेकिन मैं आपको बताऊं इसका जो शीर्षक है नमक का दरोगा कहानी का जो शीर्षक है वह इसकी सत्यता के विषय में जाना जाता है। सत्यता, एक तो इसने सत्यता के लिए अपनी नौकरी तक को दांव में लगा दिया, यह एक शीर्षक। दूसरा, पंडित आलोपी दीन ने इनकी कर्मनिष्ठा और सत्यता को देख करके अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर बना दिया। तो माने कहीं ना कहीं सत्य विजयी होता है। हाँ, सत्य संघर्ष अवश्य करता है लेकिन सत्य विजय भी होता है, सत्य की जीत भी होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य हार नहीं सकता। सत्य थक सकता है लेकिन रुक नहीं सकता, इसलिए सत्य की हमेशा विजय होती है। यह कहानी के मुख्य शीर्षक है। हमेशा हमको सत्यता में रहना चाहिए, यह कहानी के मुख्य शीर्षक। शीर्षक का तात्पर्य कि मुख्य जो रस है उसका जो सार है, कहानी का यही सार है कि हमेशा व्यक्ति को सत्यता से रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य की विजय होती है। और कहानी के अंत में पंडित आलोपीधर ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण था, क्या कारण हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी के अंत तक किस प्रकार आलोपीदीन को जानते हैं, सारी चीजें पढ़े हैं, लेकिन आलोपीदीन ने उसे मैनेजर क्यों बनाया? परंतु मेरा तर्क इसमें यह है कि पंडित आलोपीदीन जो थे उन्होंने उनकी सत्यता को देखा और सत्यता को देख करके उन्होंने इस विषय को समझा कि यह बहुत सत्यवान है और हमारी संपत्ति से एक भी घटने वाला नहीं बल्कि बढ़ने वाला है, इसलिए उन्होंने उन्हें मैनेजर बनाया।
यह सत्य बहुत सत्यवान है और यह जीवन भर हमारे लिए अच्छा ही करेगा, यह समझ करके पंडित जी ने अपने पूरी संपत्ति का मैनेजर बना। इस प्रकार मैंने सूक्ष्म रूप में आपको यह काम प्रश्नोत्तर समझाने का प्रयास किया है और आप लोगों को इसमें और भी कुछ कमियां लगती हैं तो आप प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे, स्पष्ट करेंगे। जो समझ में आया है उसके लिए मैं आपके पास हमेशा तैयार हूँ, आपको हमेशा बताने के लिए तैयार हूँ। और आज के लिए इतना ही, आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।